जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और उसके कितने भाग होते हैं, यानी कि उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके अंदर कितनी चीजें मिलकर बनती है और किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, बीएससी फिजिकल एजुकेशन हो, बीपीएस हो, बीपीएड या एमपीएड, या फिर आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में हो, या फिर इसको नर्सिंग में भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इजी रहेगी और आपको हिंदी में इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे वेबसाइट के थ्रू भी, और दोस्तों यहाँ पे भी आपको काफी अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, आप सामने एक डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में ये सारे के सारे जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही भाग है, यानी अंग है, जिसमें नोजल आता है। नोज हमारी सबसे पहले इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसी से हम ऑक्सीजन या इसी से हम गैस को क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फारियक्स होता है, लारियक्स होता है, ट्रेचे होता है, ब्राउंचिस होती है, और यहाँ पे हमारा होता है फेफड़े यानी लंग्स। ये पूरे के पूरे उसके पार्ट्स होते हैं कि किस तरीके से होता है। तो इसके बारे में दोस्तों हम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि श्वसन तंत्र क्या है। तो ऑक्सीजन का शरीर में आना एवं कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना ही श्वसन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हम जब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो इस पूरी क्रिया को श्वसन कहा जाता है दोस्तों। इसे रेसिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है दोस्तों। ये तो आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही रक्त यही ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचकर, यानी दोस्तों जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हमारे ब्लड में जाती है, और ब्लड के थ्रू ही ये हमारी सारी सेल्स में, जितनी भी बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उसके अंदर जाती है और वर्क करने के लिए हमें एनर्जी देती है। उसके अंदर ही हमारा भोजन भी होता है जो कोशिकाओं को चाहिए होता है। पोषक तत्व सारे के सारे दोस्तों में क्या रक्त के माध्यम से ही मिलते हैं शरीर के सभी कोशिकाओं तक। और उसके साथ साथ दोस्तों जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसका भी निष्कासन करती है दोस्तों ये। यानी कि दोस्तों ये हमारी बॉडी के अंदर पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को पहुंचाती है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने का कार्य करती है। उसको में दोस्तों जो हेल्प करता है वो रेसिप्रेशन यानी रेसिप्रेटरी सिस्टम का ही काम होता है। क्योंकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने का भी काम कौन करेगा दोस्तों, वो हमारे लंग्स के थ्रू है। ये पार्ट्स ऑफ सर्कुल रेसिप्रेटरी सिस्टम जो होते हैं उनके थ्रू ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो दोस्तों ये सभी जो रेसिप्रेटरी सिस्टम के वर्क है। फेफड़े मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि दोस्तों यहीं से हमारी जो गैस होती है बढ़ती है, यानी ऑक्सीजन हमारी जो स्टोर होती है वो यहाँ पे होती है। उसके बाद उसको उसको जो ब्लड में मिलाने के लिए उसको हार्ट की तरफ भेजा जाता है। मतलब हार्ट का और यहाँ पे लंग्स का, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट दोनों का यहाँ कनेक्शन होता है। उसी के थ्रू दोस्तों ये पूरी की पूरी क्रियाएं होती है। फेफड़े के अंदर ही गैस का आदान प्रदान होता है दोस्तों। फेफड़े पाचन तंत्र के अंतर्गत भी आते हैं, जिससे लेकर वायु, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों पाचन तंत्र नहीं, ये श्वसन तंत्र है दोस्तों, ये गलती से हो गया। फेफड़े श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी आते हैं और इससे लेकर वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है। ये दोस्तों एक छोटा सा डायग्राम है, इससे आप समझ पा रहे होंगे। ये दोस्तों हमारी नेजल यानी नोज है, इसके अंदर नेजल कैविटी होती है, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। दो दोस्तों होती है हमारी नोज के अंदर, दो हिस्से होते हैं जिनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन क्या दोस्तों, हम गैस लेते हैं और गैस के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी होती है, और इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ओरल कैविटी होती है, यानी मुख की, हम मुंह से भी लेते हैं दोस्तों कभी कभी सांस, लेकिन नाक से लेना इसलिए चाहिए क्योंकि नाक के अंदर हमारी क्या होता है कि अगर हम ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई कीटाणु आ रहे हैं, रोगाणु आ रहे हैं, या गंदी कुछ गंदगी आ रही है, तो दोस्तों हमारी नोजल नाक के अंदर दोस्तों काफी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उन गंदगी को रोक लेते हैं। जैसे हमारे नोज के अंदर आपको पता है बाल होते हैं, उस बाल की मदद से दोस्तों हम उनको रोक लेते हैं। या हमारी नाक के अंदर दोस्तों और भी बहुत सारी ऐसी चीज पाई जाती है, श्लेषा झिल्ली होती है दोस्तों, वो कर लेती है। म्यूकस होता है दोस्तों, लिक्विड, उसके अंदर गंदगी चिपका लेता है। तो बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्रसनी। ये ग्रसनी है दोस्तों, इसको पायरेक्स भी कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्लारेक्स होता है, जिसको स्वर यंत्र कहते हैं। वो इसमें दिखा नहीं रखा, वो मैंने आपको बता दिया। श्वास नली होती है दोस्तों, ये पूरी श्वास नली होती है, ट्रेचिया। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, पूरी श्वास नली को दो हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि एक तो होता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरा होता है कि जो हमारी हम खाना खाते हैं उसको भी दोस्तों एक नली के द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो यही श्वास नली होती है, इसके अंदर दो पार्टों में इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन वाली भाग खुलता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो बंद होकर जो हमारी
अमावस्या में खाना जाता है वो वाली नली जो खुल जाती है। ये फेफड़े हैं दोस्तों, ये पसलियां है, ये लंग्स है। ये पूरा का पूरा डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्हीं सभी टाइप्स में या पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। श्वसन तंत्र के मुख्य भाग। तो दोस्तों नाक यानी नासामार्ग, ग्रसनी है, स्वरयंत्र है, ट्रोकिया तथा फेफड़े हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नाक या नासामार्ग की, जिसको हम नोजल कैविटी, नोज भी कहते हैं। वैसे तो दोस्तों देख पा रहे होंगे नाक का मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित होता है, परंतु यह श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इससे होकर ही गैसों का आदान प्रदान होता है तथा श्वसन जो होती है का द्वार का भी ये कार्य करता है, श्वसन के द्वार का कार्य करता है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। नासिका छिद्रों के भीतर बाल होते हैं जो धूल के कणों, सूक्ष्म जीवों तथा हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। दोस्तों अगर धूल के कण या गंदगी या सूक्ष्म जीव अगर हमारी नाक के माध्यम से जा रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीज होती है जो उनको जाने से रोक देते हैं। नाक के अंदर दोस्तों श्लेष्मा झिल्ली भी होती है, ये कीटाणुओं को शरीर में पहुंचने से रोकती है। ये झिल्ली भी कीटाणुओं को शरीर में पहुंचने से रोकती है, इसलिए दोस्तों कहते हैं कि हमें नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं। या सूक्ष्म जीव म्यूकस में ही चिपक कर रह जाते हैं। म्यूकस दोस्तों जो नाक में हमारे लिक्विड होता है वो होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को भी म्यूकस द्वारा नम कर दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य भी दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो ये दोस्तों नाम जो हम वायु लेते हैं उसको भी नम म्यूकस के द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नासिका अंत है गासा के द्वार यानी ग्रसनी में खुलता है, ये अंदर ग्रसनी में खुलेगा दोस्तों नाक का जो द्वार है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रसनी के बारे में। यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। नासा गुहा यानी जो हमारी नाक होती है, नोज होती है, नोजल कैविटी होती है, उसके ठीक पीछे की तरफ ये खुलता है। ठीक है दोस्तों, हमारे गले के अंदर ही श्वास नली और ग्रास नली के द्वार होते हैं, यानी दो द्वार होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था। श्वास नली के अंदर दोस्तों क्या होता है कि हमारी श्वास यानी जो हम ऑक्सीजन या गैस ग्रहण करते हैं वो जाता है, दूसरा होता है ग्रास नली, जब हम कुछ खाते हैं तो ये ग्रास नली के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों गले के अंदर दो पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक श्वास नली जिसके अंदर हमारी क्या होती है गैसों की आदान प्रदान होता है, और एक होता है ग्रास नली जिसके अंदर हमारे जो भोजन होता है वो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है, स्वरयंत्र जिसमें वायु प्रवेश करती है और ग्रासनली जिसमें भोजन या अमावस्या में जाता है। ये दोस्तों में मैंने आपको बताया था डिवाइड हो जाता है, और ये उसका पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं स्वरयंत्र। श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रोकिया से जोड़ता है स्वरयंत्र कहलाता है। ग्रसनी को दोस्तों जो जोड़ रहा है ट्रोकिया से वो स्वरयंत्र कहलाता है। वैसे तो इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना होता है, किंतु इसके अतिरिक्त खांसना, निकलना एवं श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी इस यंत्र की होती है। यानी कि दोस्तों जब हम कुछ भी खांसते हैं, निकलते हैं, तो श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी यानी श्वसन जो मार्ग है उसकी जो सुरक्षा करता है वो स्वर यंत्र करता है उस टाइम पे। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों लिरिक्स। अब इसको भी आपको थोड़ा सा समझना है। लिरिक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती के समान कपाट होता है, ठीक है, जिसे एपिग्लोटस कहते हैं। जब हम कुछ भी खाकर निगलना शुरू करते हैं तब इपोग्लोटिस द्वार कपाट इस द्वार को बंद कर देता है। माना हम कुछ भी खा रहे हैं दोस्तों, तो खाने की सिचुएशन में जब वो हमारी ग्रास नली में चला जाता है तो ये इपिग्लोटस जो होता है वो कपाट जो हमारा स्वरयंत्र होता है उसको बंद कर देता है, यानी जहां से हमारे श्वास नलिकाओं को बंद कर देगा ये, और ये जो भोजन है हमारा ये ग्रास नली के अंदर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ग्रास नली के अंदर जाएगा उस सिचुएशन में। तो यही आपको बताया है, श्वास नली जब हम सांस लेंगे तो ये उसको सपोर्ट करेगा, जब हम कुछ भी खाएंगे तो ये ग्रास नली को खोल देगा। इसका यही कार्य होता है, ये कपाट होता है दोस्तों। जब भी हम देखते हैं कि कभी कभी गलती से खाना अगर हमारा ग्रास नली में श्वास श्वास नली में चला जाता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो ये दोस्तों कपाट होता है जो कार्य करता है उन दोनों को डिवाइड करने में। अगर हम कुछ भी खा रहे हैं और वो हमारा ग्रास नली में चला गया है तो तुरंत ही यह श्वास नली को बंद करके उस भोजन को यानी खाए हुए भोजन को ग्रास नली के अंदर पहुंचा देगा, फिर उसके बाद ग्रास नली को बंद कर देगा। जब हम श्वास लेंगे तो दोस्तों श्वास नली को खोल देगा। ये इसका छोटा सा एक वो था। अब हम आगे बात करते हैं। निकला हुआ भोजन श्वास नली में न पहुंचकर वह ग्रास नली में चला जाता है। तो इसका कार्य यही होता है कि श्वास नली को बंद कर देता है जब ग्रास नली यानी कुछ भी हम खाते हैं, और ग्रास नली को बंद कर देता है जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं। बच्चों एवं स्त्री के स्वर रज्जु ज्यादा छोटे होते हैं। स्वर रज्जु मतलब बोलने का दोस्तों जो होता है उनकी आवाज छोटी होती है क्योंकि उनके स्वर रज्जु छोटे होते हैं, आवाज थोड़ी हल्की होती है, जबकि पुरुषों में बड़े होते हैं। अब बात करते हैं ट्रोकिया। यह वृक्ष गुहा में प्रवेश करता है दोस्तों। ट्रोकिया क्या होता है, ये मिला हुआ होता है हमारे हार्ट के पास, सॉरी हमारे लंग्स के पास।
तो क्या करते हैं, ट्रोकिया वृक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष की भांति लटका होता है। दोस्तों ये बहुत सारी जो होता है वृक्ष गुहा मतलब जैसे दोस्तों पेड़ों की डालियां होती है जो फैली होती है एक दूसरे से, तो उसी तरीके से ये ट्रोकिया भी वृक्ष गुहा की तरह फैला होता है। जो दाई ब्रोकियल होती है वो तीन शाखाओं में बंटकर दाई ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। दाई ओर के फेफड़े में दोस्तों तीन ब्रोकिया यानी तीन डाली की तरह ये फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। वहीं बाई ओर की जो ब्रोकियल होती है वो केवल दो शाखाओं में बंटकर बाई फेफड़े में प्रवेश करती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो ट्रोकियल है ये हमारे जो फेफड़े होते हैं लंग्स के अंदर की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दोस्तों लंग्स के बारे में। तो लंग्स को दोस्तों अच्छे से समझ रहे हैं। वृक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जिनका रंग लाल होता है। ये वृक्ष गुहा दोस्तों जो होती है हमारे फेफड़ों के अंदर पूरे जो इस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है। दायां फेफड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें तीन भाग होते हैं, वहीं बायां फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि इसमें दो भाग होते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रोकियल में कि जो दाएं भाग के अंदर तीन शाखाओं में बढ़ जाता है, इसके अंदर तीन शाखा होती है, तीन भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। और जो बाया होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। तो दाया दोस्तों बड़ा होगा। यह म्यूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है, इसको ऊपर से कंट्रोल करता है, ये ऊपर से ढका रखता है, वो म्यूरल मेम्ब्रेन होती है। प्रत्येक फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। दोस्तों रुधिर कोशिका यानी जो ब्लड सेल्स होती है उसका एक जाल बिछा होता है इसके अंदर। फेफड़ों में ही गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे रक्त में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन निष्कासन के रूप में बाहर निकल जाती है। दोस्तों मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको नेक्स्ट जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको ब्लड के बारे में तो दोस्तों बता ही गया हूँ, मैं हार्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों हार्ट का और लंग्स का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे जो शरीर में आती है, शरीर में आने के बाद वह हमारे जो ब्लड होता है रुधिर होता है रक्त में चली जाती है, और रक्त में जाकर वह बॉडी के पूरे जितने भी सेल्स टिश्यूज होते हैं उसके अंदर भोजन, ऑक्सीजन, आवश्यक पदार्थों को या ग्लूकोज को बॉडी के अंदर प्रदान करता है। उसके बाद वह इम्प्योर ब्लड हो जाता है। इम्प्योर ब्लड होने के बाद वह वापस आता है हार्ट के अंदर, हार्ट उसे पंप कर देता है लंग्स की ओर। तो उसके अंदर से दोस्तों जो इम्प्योर ब्लड है, ब्लड के अंदर से क्या होगा दोस्तों, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको निष्कासन कर दिया जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के की सहायता से शरीर के बाहर, और वापस उसको प्योर करके वापस हार्ट के अंदर भेज दिया जाएगा और हार्ट उसे पंप कर देगा। फिर अरोटा यानी कि जो अरोटा होती है, जो एक नली होती है अरोटा हार्ट रेस की यानी धमनियों की, वो फिर बॉडी के अंदर पूरे में फैल के वापस बॉडी के अंदर से एक चक्कर लगा के आएगी। बॉडी के अंदर दोस्तों जो भी आवश्यक ऑक्सीजन होगी या ऊर्जा एनर्जी प्रदान करने के लिए वो वापस सेल्स में जाएगी, फिर वापस आएगी। दोस्तों इस तरीके से इन दोनों का आपस में एक सर्कल से चलता रहता है, जिससे बॉडी को ऊर्जा, एनर्जी, ऑक्सीजन, भोजन प्रदान होता है। साथ ही साथ ये है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का भी निष्कासन करता है। तो दोस्तों दोनों का आपस में मैंने कॉम्बिनेशन क्या था वो आपको बता दिया है। इसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फेफड़ों के माध्यम से ही अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड गैस व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है एवं शुद्ध रक्त को वापस हृदय में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ये समझाया था कि इसका दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसके ही बेस पर ये कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको एक डायग्राम की सहायता से अच्छे से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों टॉपिक, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट्स भी बनते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।